चलें जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग अपने आज के सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन फॉर टुडे, इफ़ वी क्विकली रिकैप कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास अटेंड की थी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? IAS 38, IAS 16 और SIC 32। सर हम लोगों ने ये तीन चीज़ें डिस्कस की थी और हम लोगों ने IAS 38, IAS 16 और SIC 32 पे अपनी तीन क्लासेस लगाई। पहली क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स पढ़े, दूसरी क्लास में हम लोगों ने 2 पास्ट पेपर देखे और फिर तीसरी क्लास में भी हम लोगों ने पास्ट पेपर देखे। एक क्वेश्चन मैंने आप सबको होमवर्क दिया था विच आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन बहरहाल अटेम्प्ट करते हुए अगर कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास का मकसद IAS 36 डिस्कस करना है। जिस तरह से हम लोगों ने IAS 38 डिस्कस करते हुए ये बात समझी थी कि एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट एरियाज है, IAS 36 इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ एग्जामिनर। अकॉर्डिंगली हमारा जो पैटर्न है वो यही रहेगा। हम लोग पहले IAS 36 की अंडरस्टैंडिंग रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द पास्ट पेपर एंड सी कि आखिर किस तरह से ये एग्जामिन हुआ है इन दी रिसेंट पास्ट। IAS 36 की अगर मैं बात करूं तो IAS 36 का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद हयात क्या है इस स्टैंडर्ड का? सर ये स्टैंडर्ड हमें कहता है दैट नो एसेट शुड बी कैरीड in excess of recoverable amount। ये एसेट रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? एज द नेम सजेस्ट सर, रिकवरेबल अमाउंट इज द अमाउंट जो कि उन बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट करती है, जो आप किसी भी एक एसेट से हासिल कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि बेनिफिट्स आर नॉट ओनली लिमिटेड टू मॉनेटरी इनफ्लोज, दे कैन बी इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट सेविंग्स एज वेल। ये बात हम लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो ये स्टैंडर्ड रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाता है। और रिकवरेबल अमाउंट है क्या सर? ये स्टैंडर्ड कहता है दैट द रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या मतलब? ये एसेट कहता है कि ये स्टैंडर्ड कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम की जो वैल्यू है, छोटे नंबर्स पे बात करेंगे, इसकी जो कैरिंग अमाउंट है विद इन दी फाइनेंशियल्स वो है फॉर एग्जांपल 100 रुपए। और आप ये कहते हो कि इस एसेट की जो वैल्यू इन यूज है, मैं इस एसेट को इस्तेमाल करते हुए 120 रुपए कमा सकता हूं और मैं इस एसेट को सेल करके 140 कमा सकता हूं। ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, इस्तेमाल करना या सेल करना? सेल कर देना। मैं सर सेल करके ज्यादा पैसे बना सकता हूं। अकॉर्डिंगली द वाइज डिसीजन वुड बी कि मैं इसको सेल कर लूं विच रिप्रेजेंट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। IAS 36 कहता है यही अमाउंट जो है आपके लिए रिकवरेबल अमाउंट भी है। मैं इस रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करता हूं विद कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, और अगर रिकवरेबल अमाउंट ग्रेटर है कैरिंग अमाउंट से तो इट इज ओके, अदरवाइज आई हैव टू चार्ज इम्पेयरमेंट। इन शॉर्ट इम्पेयरमेंट क्या है सर? इम्पेयरमेंट इज इक्वल्स टू रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग। ये हो गई बेसिक बातें। हम लोगों ने क्या समझ लिया? हम लोगों ने इस स्टैंडर्ड का मकसद हयात, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने समझ लिया। अब हमने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की। हमने टर्मिनोलॉजी यूज की, वैल्यू इन यूज की, और हमने टर्मिनोलॉजी समझी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो वही वैल्यू है जो आपको किसी एसेट के लिए एक्टिव मार्केट
प्राइमरी मार्केट या एज पर IFRS 13 जो आप डिटरमिन कर रहे होंगे। वैल्यू इन यूज क्या है और वैल्यू इन यूज मैं कैसे डिटरमिन करूंगा? सर स्टैंडर्ड कहता है कि ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। एज स्टूडेंट्स ऑफ BFD हमें ये बात मालूम है कि सर प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है और कैश फ्लोज किस तरह से प्लॉट किए जाते हैं। जब मैं कैश फ्लोज डिटरमिन कर रहा होता हूं तो कुछ कैश फ्लोज को मैं इंक्लूड नहीं करता। BFD में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सर मैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को इंक्लूड नहीं करता, मैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को इंक्लूड नहीं करूंगा। और अगर मैं पोस्ट टैक्स रेट इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मेरा पोस्ट टैक्स रेट है तो मैं टैक्स कैश फ्लोज को भी इंक्लूड नहीं करता। लेकिन मुझे जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा होता है ऑन सर्टेन आइटम्स, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन पे मुझे जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा होता है मैं उसको जरूर अकाउंट फॉर करता हूं। तो सर एक तो कैश फ्लोज जब मैं प्लॉट कर रहा हूं मुझे इस चीज का ख्याल रखना है और मुझे ये जहन में रखना है कि लाइक टू लाइक कंपैरिजन होना चाहिए। अगर मेरे कैश फ्लोज पोस्ट टैक्स हैं तो मेरा रेट भी पोस्ट टैक्स होना चाहिए। अगर मेरे रेट में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इंक्लूडेड है तो मेरे कैश फ्लोज में भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इंक्लूडेड होना चाहिए। ये जो रेट है इस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? जिस पे डिस्काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं वो रेट क्या होता है? वैक। सही है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला हम लोगों ने BFD में पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के तहत हम लोग वैक डिटरमिन करते हैं। बहरहाल एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपको वैक दिया जाएगा। सही है। कैश फ्लोज प्लॉट करने की बातें और ये वैक की बातें आपको सिर्फ जहन में रखनी है। एग्जाम में इतना टेक्निकल सवाल आज तक बहरहाल नहीं आया। हमने क्या किया सर, हम लोगों ने इनिशियल बातें डिस्कस कर ली ऑन IAS 36। अब IAS 36 में कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं। IAS 36 में एक कॉन्सेप्ट है कैश जनरेटिंग यूनिट का। IAS 36 में एक कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट एसेट्स का। ये हम लोग प्रेजेंटेशन के दौरान डिस्कस कर लेंगे। हम लोगों ने एक बर्ड्स आई व्यू ले लिया IAS 36 का, जल्दी से कॉपी कर लें, उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग IAS 36 और IAS 36 डिस्कस करते हुए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्विकली गो थ्रू करेंगे वो मैंने एजेंडा लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन, देन इश्यूज catered by this particular standard, indicators of impairment, value in use, discount rate, fair value less cost to sell, annual impairment testing की requirement, cash generating units or allocation of impairment in such cases, और then we are going to discuss recognition of impairment loss, and finally we are going to discuss कि reversal की क्या guidelines दी हुई हैं स्टैंडर्ड में। स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो सर स्कोप में स्टैंडर्ड मुझे कहता है दैट दिस स्टैंडर्ड वुड अप्लाई टू ऑल ऑफ द एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स पे ये स्टैंडर्ड इंक्लूड अप्लाई होगा with the exception of these 7 categories। IAS 36 कहता है कि इन्वेंट्रीज के ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। इन्वेंट्रीज के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा?
IS2 अप्लाई होगा। सर IS2 में जो NRV टेस्टिंग वाली बातें हैं वो अप्लाई होंगी। इसी तरह से डेफर टैक्स एसेट्स के ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। डेफर टैक्स की मूवमेंट उसी तरह से केटर की जाएंगी, अकाउंट फॉर की जाएंगी जिस तरह से IS12 में प्रोवाइड फॉर की गई हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एसेट, एम्प्लॉय प्लान एसेट्स में जो चेंजेस हैं दैट दे वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर IS19। फाइनेंशियल एसेट वुड बी टैकल्ड, वुड बी केटर्ड, उसमें जो भी चेंजेस आ रही हैं उसकी वैल्यूएशन में दे वुड बी हैंडल्ड एंड टैकल्ड एज पर IFRS 9। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर फेयर वैल्यू मॉडल, जो भी मूवमेंट्स हैं वो PNL के थ्रू रूट की जाएंगी एज पर IS 40। बायोलॉजिकल एसेट्स हेल्ड एट फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट, वंस अगेन जो भी चेंजेस हैं PNL के थ्रू रूट की जाएंगी एज पर IS 41। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, वंस अगेन IFRS 5 के तहत ट्रीट किए जाएंगे, केटर किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट हमें जहन में रखनी है, पर्टिकुलरली एज इट रिलेट्स टू कैश जनरेटिंग यूनिट वाले जो केसेस होंगे। वील सी के किस तरह से इसकी इंप्लीकेशन आती है, लेकिन बहरहाल वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बियर दिस इन माइंड। एप्लीकेशन IS 36 नॉर्मली 3 केसेस पे अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अप्लाई होता है और कुछ और फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इनके ऊपर ये अप्लाई होता है। द मेन इशू केटर्ड बाय this particular standard is, which we have already discussed, that assets should be carried no more than their recoverable amount. recoverable amount क्या है? recoverable amount वो amount है या वो benefit है जो हम लोग किसी भी asset से extract out कर सकते हैं। It is the higher of in terms of standard। अगर standard के perspective से बात करूं, standard कहता है कि benefit या तो आप obtain कर सकते हैं किसी भी asset को use करके, या आप किसी भी asset को बेच के benefit obtain कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी higher of होगा, आपका मकसद वही होगा, आपका मकसद वही बेनिफिट एक्सट्रैक्ट आउट करना होगा इस एसेट से, और इसी हायर ऑफ अमाउंट को कहा जाता है रिकवरेबल अमाउंट। हमें एसेट की कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है विद रिकवरेबल अमाउंट, और जो भी हमारे पास चार्ज आ रहा है, फॉर एग्जांपल इफ कैरिंग अमाउंट इज हायर एंड रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर, हमारे पास इंपेयरमेंट आ रहा होगा, जो भी इंपेयरमेंट आ रहा है हमारे पास, वी हैव टू रूट इट थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अब जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी कि सर हमारे पास एसेट्स की कुछ कैटेगरीज हैं, हमारे पास एसेट की कुछ कैटेगरीज हैं। जब मैं IS 38 पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था सर हम लोग अभी एक डिस्कशन कर रहे हैं और ये डिस्कशन हमें याद रखनी है। हम लोगों ने एसेट्स को बाइफरकेट किया था इन 2 डिफरेंट क्लासेस। हमने कहा था कि सर हम लोग जब बात करते हैं एसेट्स की, तो हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल एसेट्स हैं, और कुछ एसेट्स हमारे पास हैं जिनको हमने कहा था अदर देन नॉर्मल। आई होप कि ये डिस्कशन सबको याद होगी। सर ये जो नॉर्मल एसेट्स हैं इसमें क्या था सर, इसमें आपको सर्च करना है फॉर इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, फॉर इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। आपने जब ये टेस्ट परफॉर्म किया, जब आपने ये सर्च परफॉर्म की, आंसर आपके पास हो सकता है यस इंपेयरमेंट एग्जिस्ट करता है एंड नो। अगर आपके पास कोई इंडिकेटर एग्जिस्ट नहीं करता, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डू नथिंग। और अगर आपके पास इंपेयरमेंट का इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है, फिर हमें क्या करना है, हमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। हमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग जब मैं परफॉर्म कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है, मुझे डिटरमिन करनी होगी, डिटरमिन रिकवरेबल अमाउंट। फिर एक स्टेप और आगे जाएंगे, क्या होगा, इसको हम लोग यहां पे लेके चले जाते हैं। हमने डिटरमिन की रिकवरेबल अमाउंट। जब मैंने रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन की, रिकवरेबल अमाउंट कैन बी हायर देन कैरिंग अमाउंट और लोअर देन
कैरिंग अमाउंट, हायर देन कैरिंग अमाउंट अगर है, कोई प्रॉब्लम, एनी इंपेयरमेंट, वंस अगेन डू नथिंग। यहां पे रिकॉग्नाइज इंपेयरमेंट। ये हमने को क्या समझ लिया, ये हम लोगों ने फ्लो चार्ट समझ लिया इन केस ऑफ नॉर्मल एसेट। अब सर हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसको हमने क्या कहा था, हमने कहा था अदर देन नॉर्मल। इसमें हमारे पास 3 एसेट्स जो थे वो फॉल करते थे। कौन कौन से 3 एसेट्स? सबसे पहले गुडविल। गुडविल कौन सी? एक्वायर्ड। दूसरी इंटेंजिबल विथ indefinite useful life। तीसरी कैटेगरी intangible not available for use। इन 3 कैटेगरीज में हमें क्या करना है? इन 3 कैटेगरीज में वी हैव टू परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। मतलब यहां पे ये जो इंडिकेटर वाला स्टेप है, ये जो इंडिकेटर वाला स्टेप है वो अप्लाई नहीं होगा। डायरेक्टली हम लोग स्टेप 2 पे आ जाते हैं और हमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। अब यहां पे इन नॉर्मल एसेट्स के केस में जो हमने इंडिकेटर्स की बात डिस्कस की, दीज इंडिकेटर्स ऑल ऑफ यू वुड नो, आप लोगों ने सीफैप में ये बात पढ़ी हुई है कि सर इंडिकेटर्स हमारे पास हो सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। एग्जाम्पल्स आप लोगों के पास स्क्रीन के सामने हैं, क्विकली हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट बिलो द एक्सपेक्टेड ड्यू टू नॉर्मल पासेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूज। आपने ये कहा था कि आपका एसेट वंस यू यूज द एसेट, आपका एसेट कितने का बिकेगा? इसी एसेट की अगर हम लोग बात करें, आपने ये एस्टिमेट किया हुआ था कि आपका एसेट 150 का बिकेगा, लेकिन मार्केट में कुछ चेंजेस आई जिसकी वजह से अब ये एसेट सेल ही होगा 100 रुपए का। व्हाट हैपेंड इज कि आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर, क्योंकि आप जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि एक्स वैल्यू में आप सेल कर देंगे, अब आपका एसेट एक्स अमाउंट का नहीं बिक सकेगा। इट वुड बी अ मच लोअर देन अमाउंट। आपके एसेट की वैल्यू, आपके एसेट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है। इसी तरह से इंक्रीज्ड मार्केट रेट्स, increased market interest rates or other market rates of return affecting the discount rate and thus reducing value in use। मेरे पास ये जो value in use की जो amount है, ये क्या है? ये एक present value है। ये present value determine किसकी basis पे हुई थी? WACC की basis पे हुई थी। अब अगर मेरे पास कोई भी रिटर्न KE या KD अगर वो significantly reduce हो गया, सॉरी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, अगर ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? मेरा वैक इंक्रीज हो जाएगा। मेरा वैक इंक्रीज हो गया, उसका मतलब क्या है कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। अगर मेरी प्रेजेंट वैल्यू डिक्लाइन हो गई, मेरी रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई, मेरा एसेट इंपेयर हो गया। इसी वजह से दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। सिग्निफिकेंट चेंजेस विथ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी इन द टेक्नोलॉजी मार्केट, इन द इन्वायरमेंटल मार्केट और इकोनॉमिक और लीगल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मशीनरी यूज करते थे, आपकी कंपनी एक फर्टिलाइजर कंपनी है जो फर्टिलाइजर बनाती है, फर्टिलाइजर बनाती थी आपकी कंपनी एक पर्टिकुलर प्लांट को यूज करती थी जिसका CO2 इमिशन हाई था। इसकी जो CO2 इमिशन थी वो हाई थी। गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस प्लांट को आप इस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी विल फेज आउट दिस पर्टिकुलर प्लांट इन 3 years, और 3 साल के बाद आपको इजाजत नहीं होगी कि आप इस प्लांट को इस्तेमाल कर सकें। यू विल हैव टू बाय अ न्यू प्लांट विच इज मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का। सर इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है आप जो बेनिफिट्स ऑब्टेन करना चाहते थे इस पर्टिकुलर एसेट से, अब वो बेनिफिट्स आप नहीं ले सकेंगे। अकॉर्डिंगली दिस इज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। एक बात याद रखें, इंडिकेटर चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो इंडिकेटर है।
हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग्स कर रहे हैं, उन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड ने बाइफर्केशन किया बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर। हमें सिर्फ इंडिकेटर देखना है, डज नॉट मेक अ डिफरेंस वेदर इट इज एक्सटर्नल और एन इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर्स क्या है? फॉर एग्जांपल आपके एसेट को आग लग गई, आपका एसेट चलते चलते ब्रेक डाउन हो गया, मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, आपका एयरक्राफ्ट था, उस एयरक्राफ्ट का फॉर एग्जांपल कोई विंग जो है वो डैमेज हो गया, क्या हुआ? आपके एसेट ने अपनी वैल्यू लूज कर दी, आपका एसेट अब इंपेयर्ड है। इंटरनल एविडेंस दैट एसेट्स परफॉर्मेंस विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड। आपने जब एसेट परचेज किया था, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मशीनरी जब परचेज की थी, आपने उस वक्त ये अज्यूम किया था, आपको सप्लायर ने ये बताया था कि ये 10,000 यूनिट्स बनाएगी इन 10 मिनट्स। जब आपने इस मशीन को इंस्टॉल किया तो ये 10,000 यूनिट्स ही दे रही थी, लेकिन 1 साल इस्तेमाल करने के बाद इसका आउटपुट 5,000 पे आ गया। आपने ये सोचा था कि आप 10,000 बना के बेचते रहेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल की, आप 5 साल तक 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और वो बेचेंगे। अब इस मशीनरी का आउटपुट कहां पे आ गया? 5,000 पे आ गया। आपने जो वैल्यू इन यूज इनिशियली जो डिटरमिन की थी वो सही नहीं थी, अब इसकी वैल्यू इन यूज बहुत कम होगी। यू विल हैव टू डिटरमिन वैल्यू इन यूज, ये एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है। यू विल हैव टू डिटरमिन वैल्यू इन यूज एंड अकाउंट फॉर एनी इम्पेयरमेंट। इंडिकेटर है ये भी इम्पेयरमेंट का। सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी, द एसेट बिकम्स आइडल। आपने एक एसेट को उठा के साइडलाइन कर दिया है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इट मींस दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एसेट, जिसकी वजह से आपने उसको अबैंडन किया, उसको साइडलाइन किया है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट। प्लान टू डिसकंटिन्यू रिस्ट्रक्चर द ऑपरेशन टू विच द एसेट इन बिलोंग्स। आपने कहा कि हमारी एक डिवीजन है, हम लोग इस पूरी डिवीजन को बंद करेंगे, हम लोग इस पूरी डिवीजन को बंद करेंगे। जब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, इट मींस के उसके एसेट्स हमारे लिए अब किसी भी काम के नहीं हैं, उसके एसेट्स हमारे लिए अब किसी भी काम के नहीं है। वी हैव टू परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। प्लान्स टू डिस्पोज ऑफ एन एसेट बिफोर द प्रीवियसली एक्सपेक्टेड डेट्स, इट माइट इंडिकेट कि एसेट उस तरह से बेनिफिट नहीं दे रहा जिस तरह से आप चाह रहे थे। देयर हैज बीन अ चेंज इन इंटेंशंस, देयर हैज बीन अ चेंज इन प्लान्स, and accordingly once again you have to test impairment, you have to determine recoverable amount and you have to compare it with the carrying amount of asset. Value in use के ऊपर कुछ डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कैश फ्लो प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन द मोस्ट रीसेंट मैनेजमेंट अप्रूव्ड बजट एंड फोरकास्ट। तो यहां पे जो आप कैश फ्लोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो कैश फ्लोज हैं ये मैनेजमेंट ने अप्रूव किए हुए हो। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बात जहन में रखनी है। द कैश फ्लोज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग: प्रोजेक्शन ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट, क्योंकि वैल्यू इन यूज हम लोग डिटरमिन कर रहे हैं, तो जब तक वो एसेट हमारे पास अवेलेबल रहेगा, जब जो भी इसकी यूजफुल लाइफ है, थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ उसके कैश फ्लोज हमें इंक्लूड करने हैं। प्रोजेक्शन ऑफ कैश आउटफ्लोज नेसेसरीली इनकर्ड टू जनरेट द कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट। नेट कैश फ्लोज इफ एनी फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एसेट। अगर आपने ये कहा है कि फॉर एग्जांपल हम लोग इस एसेट को इस्तेमाल करेंगे 20 साल और 20 ईयर्स के बाद हम लोग इसको डिस्पोज कर देंगे, तो आप ये जो वैल्यू इन यूज डिटरमिन कर रहे हैं, इस वैल्यू इन यूज में 20 साल के कैश फ्लोज नजर आने चाहिए और जो डिस्पोज करके आप अमाउंट हासिल करेंगे वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। प्रीटी मच बेसिक स्टफ, सारी बातें हम लोगों ने BFD में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जस्ट अ क्विक रिवीजन। फ्यूचर ओवरहेड्स दैट कैन बी डायरेक्टली attributed or allocated to a reasonable amount on consistent basis, overheads को भी हमें include करना है on a reasonable basis. Discount rate हमें कौन सा इस्तेमाल करना है? It should be WACC को हम लोग क्या कहते हैं? WACC should represent time value of money, और जो भी उस एसेट का पर्टिकुलर रिस्क है वो भी उसमें रिप्रेजेंट होना चाहिए। KE और KD जब हम लोग KE स्पेसिफिकली जब हम लोग डिटरमिन कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? मार्केट रिस्क को हम लोग इंक्लूड करते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो जिस तरह वहां पे आप सिस्टमैटिक रिस्क को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आपको एसेट स्पेसिफिक रिस्क को इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि ये WACC वो WACC होना चाहिए जो इस एसेट के रिस्क को रिफ्लेक्ट करे। सही है। सो WACC शुड बी एडजस्टेड फॉर रिस्क एडजस्टेड WACC हमें इस्तेमाल करना है। रिस्क कौन सा? जो इस पर्टिकुलर एसेट से रिलेट करता है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की अगर बात करें, ऑलरेडी वंस अगेन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल
is the price that would be received to sell an asset in an orderly transaction between market participants at a measurement date, less the direct incremental cost attributable to the disposal of asset. कहां से आई है ये डेफिनेशन? कहां से आई सर ये डेफिनेशन? एक्सीलेंट सर, ये जो डेफिनेशन आ रही है ये IFRS 13 से आ रही है। यही डेफिनेशन एग्जैक्टली IFRS 13 में दी हुई है, जब IFRS 13 बताता है कि फेयर वैल्यू आखिर है क्या। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इंक्लूड legal cost, stamp duty, similar transaction taxes, cost of removing the asset and direct incremental cost to bring an asset into condition for its sale. तो ये सारी कुछ examples हैं of directly attributable cost जो हमें account for करनी है while determining fair value less cost to sell. अच्छा, annual impairment testing, इस चार्ट में हम लोगों ने क्या लिखा है सर? हम लोगों ने ये लिखा है, यही वाली बात हम लोगों ने यहाँ पे reproduce कर ली है। क्विकली हम लोग इस बात को देखें। Irrespective of whether there are indications of impairment testing is required for intangible asset with an indefinite useful life, या फिर intangible asset not yet available for use, और goodwill acquired as a result of business combination. इनके केस में मैं क्या करूंगा? मैं परफॉर्म करूंगा impairment testing on an annual basis, चाहे कोई इंडिकेटर एग्जिस्ट करता हो या नहीं। In other cases we have to search for indicator. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें याद रखनी है। अब सर कैश जनरेटिंग यूनिट्स का कॉन्सेप्ट, कैश जनरेटिंग यूनिट्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। अज्यूम करें कि आप अकाउंटेंट हैं पिज्जा हट के। आप पिज्जा हट के अकाउंटेंट हैं और पिज्जा हट कौन सा? पिज्जा हट बोर्ड बेसन वाला। पिज्जा हट वाला जो बोर्ड बेसन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे पिज्जा इतना ज्यादा नहीं बिक रहे। अकॉर्डिंगली यू एज एन अकाउंटेंट थिंक कि यार पिज्जा ये जो बोर्ड बेसन ब्रांच है इसमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म होनी चाहिए। Sales are not as expected, which is an indicator of impairment, and accordingly you as an accountant believe कि impairment testing perform होनी चाहिए। आप गए, आप बोट बेसन ब्रांच में गए और इस ब्रांच का जो मैनेजर था और जो ब्रांच अकाउंटेंट था उसके साथ अब आप डिस्कशंस कर रहे हैं। ब्रांच अकाउंटेंट के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं। आपने इनसे ये कहा कि यार ब्रांच अकाउंटेंट को आपने कहा देखो तुम भी एक ICMA ACCA या तुम CA फाइनलिस्ट हो और तुम्हें भी पता है कि IAS 36 क्या कहता है, सिंस योर ब्रांच हैज नॉट बीन ऑपरेटिंग, हैज नॉट बीन सेलिंग पिज़्ज़ाज एज इज एक्सपेक्टेड, अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए। तुमने उसको ये कहा कि यार मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये जो पिज़्ज़ा ओवन है इसकी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू कितनी है। तुमने उसे ये कहा, फिर तुमने उसे ये कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये जो पूरा काउंटर बना हुआ है इसकी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू कितनी है। फिर तुमने ये कहा कि ये जो तुम्हारे पास फर्नीचर रखे हुए हैं इसकी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू कितनी है। फिर तुमने इससे पूछा कि आपके पास जो इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं इसकी कॉस्ट और NRV कितनी है। फिर तुमने इससे कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसकी वैल्यू इन यूज प्लस फेयर वैल्यू क्या है। और सिमिलरली आप लिस्ट करते गए डिफरेंट आइटम्स, जो चीज़ आपको नजर आती गई आपने उसे कहा कि यार मुझे इसकी फेयर वैल्यू बताओ और वैल्यू इन यूज बताओ। ब्रांच अकाउंटेंट हो गया परेशान, उसने कहा कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं, हमने आज तक तो ऐसी कोई अकाउंटिंग की नहीं। उसने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस ओवन की
वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू क्या है? मैं कैसे डिटरमिन करूं कि इसकी वैल्यू इन यूज कितनी है? एक तरीका है कि मैं ये ओवन उठा के बाहर रख दूं, मैं खुद खड़ा हो जाऊं, लोगों को कहूं कि आओ मुझसे पिज्जा खरीद लो, और लोग जितने पिज्जा खरीदते हैं वो इसकी वैल्यू इन यूज शायद हो जाए, विच इज नॉट प्रैक्टिकल। सही है, मजाक की हद तक तो ये बात सही है, लेकिन विच इज नॉट प्रैक्टिकल इट एट ऑल। ब्रांच अकाउंटेंट ने कहा कि यार एक कॉन्सेप्ट था IAS 36 में कैश जनरेटिंग यूनिट का, जो कि ये कहता था कि आप एसेट्स को ग्रुप कर सकते हैं इनटू स्मॉल यूनिट्स, और ये यूनिट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये यूनिट्स रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट विच जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज। यही बात उसने मुझे कही। उसने कहा कि रजलैन साहब, आपको अकाउंटिंग पढ़ते हुए बहुत टाइम हो गया है, आप बाबू बन गए हैं, आप सिर्फ अब रिपोर्टें देखते हैं, आप IAS 36 का CGU वाला कॉन्सेप्ट भूल गए क्या? मैंने कहा हाँ यार, मैं तो बहुत पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे जरा याद दिलाओ। उसने ये पूरी डिस्कशन मुझे याद दिलाई। मैंने कहा हाँ, मैं जब बचपन में था मैंने भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसने मुझे ये कॉन्सेप्ट याद दिलाया। मैंने कहा हाँ यार, वाकई तुम जो बात कह रहे हो वो तो ठीक है। अगर तुम एक 2500 रुपए का पिज्जा बेचते हो, तुम एक 2500 रुपए का पिज्जा बेचते हो, तो वो सिर्फ इस ओवन की वजह से तुम्हें थोड़ी मिल रहा है। उसमें कस्टमर तुम्हें पे कर रहा है फॉर द सर्विस विच यू आर प्रोवाइडिंग। जो आपके पास वेटर्स हैं, जो आपने काउंटर्स बनाए हुए हैं, पार्टली उसमें जो आपने पेप्सी वाली मशीन लगाई हुई है उसके अगेंस्ट वो पे कर रहा है। इसी तरह से जो आप उसको बैठने के लिए जो जगह दे रहे हो, जो एम्बियंस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ये उसके लिए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आपने लगाए हुए ये उसके लिए भी हैं। तो ये जो 2500 में रिकवर कर रहा हूं कस्टमर से, ये हैं अगेंस्ट मेनी फैसिलिटीज। अकॉर्डिंगली इट इज मोर लॉजिकल कि मैं इनको एग्रीगेट करूं, और मैं क्या करूं, मैं इसको ट्रीट करूं एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट। मैं इसको ट्रीट करूं एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट। सो जो एंटिटीज पिज्जा हट जैसी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स देखें, KFC देखें, वो क्या करते हैं, वो अपनी हर ब्रांच को एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट ऑपरेट करते हैं। और कोई भी अगर इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर होता है तो वो CGU के कॉन्सेप्ट के लिहाज से इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है और एलोकेशन होती है एज पर द प्रिंसिपल्स फॉर CGU प्रोवाइडेड बाय IAS 36। जल्दी से ये कॉपी कर लें अगर कॉपी करना है। हाँ, तो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है, इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज जनरेट कर सकता है। यस, नहीं इसको नहीं देखो, तुम देखोगे कि इसके पास प्रोवाइडेड कि इसके पास सारी इन्वेंट्री और हर चीज़ अवेलेबल हो, तो क्या ये ग्रुप ऑफ एसेट इंडिविजुअली जो कैश जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। इस हवाले से हम लोग देखते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। अ कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स that generate cash flows that are largely independent of cash flows from other assets of or group of assets, where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset. The entity estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which it belongs. क्योंकि in such cases मैं क्या नहीं कर रहा, मैं एक पर्टिकुलर एसेट की, फॉर एग्जाम्पल मैं ओवन की वैल्यू इन यूज डिटर्मिन नहीं कर सकता। एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट कैसे करेंगे हम लोग एलोकेशन? द इम्पेयरमेंट शुड बी एलोकेटेड। अब उसी तरह से मैं पूरे के पूरे CGU की रिकवरेबल अमाउंट डिटर्मिन करूंगा। रिकवरेबल अमाउंट डिटर्मिन करते हुए मेरे पास इस CGU की कैरिंग अमाउंट होगी, और फिर मैं इस पूरे के पूरे CGU की रिकवरेबल अमाउंट डिटर्मिन करूंगा। ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? वैल्यू इन यूज ऑफ द ओवरऑल CGU एंड fair value less cost to sell of this entire CGU. The impairment should be allocated. अगर आपके पास कोई impairment आई है, अब आप क्या करेंगे, आप इस impairment को allocate करेंगे। सबसे पहले अगर इस CGU की कोई गुडविल है, आप उसको नॉक ऑफ कर देंगे, आप उसको completely wipe off कर देंगे। If
इफ अगर आपके पास गुडविल को वाइप ऑफ करने के बाद, खत्म करने के बाद अमाउंट रह रही है इम्पेयरमेंट की, व्हाट यू विल डू, देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट, देन यू विल एलोकेट इम्पेयरमेंट टू अदर एसेट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ CGU on a pro rata basis. In any case, the second point is very important. In any case, the carrying amount of an asset, of an individual asset या फिर of the entire CGU should not fall below the higher of its recoverable amount and zero. Negative से नीचे नहीं जानी चाहिए. No asset can be of negative value. The amount of impairment loss that would have otherwise been allocated to the asset should be allocated to the other assets on a pro rata basis. क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो CGU था, इसमें आपके पास ओवन आ रहा था, गुडविल आ रही थी और आपके पास अदर एसेट्स आ रहे थे. आपने इसको कंप्लीटली वाइप ऑफ कर दिया. आपने यहां पे जब अदर एसेट्स पे इंपेयरमेंट चार्ज की, आफ्टर एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट यहां पे कैरिंग अमाउंट आ रही है 100 की. लेकिन अगर मैं यहां पे पूरी की पूरी एलोकेशन कर दूं तो यहां पे ओवन की वैल्यू बन जाती है -50. स्टैंडर्ड ने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये नंबर 0 से नीचे नहीं जा सकता. अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड मुझे इजाजत देता है कि आप इसको 0 पे ले आओ, और यहां से -50 करके इसको 50 पे ले आओ. अगर यहां पे मजीद एसेट्स हैं, अदर एसेट्स में मजीद एसेट्स हैं, व्हाट यू कैन डू इज कि आप प्रो रेटा बेसिस पे इस -50 को एलोकेट कर सकते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा CGU रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाए. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से कंफर्म करें, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? I have a question from one of the online students कि sir normally branch divisions would be treated as CGUs. Yes, exactly. Divisions को और branches को if they do not generate if they generate independent cash flows तो हम लोग उनको CGU ही treat करते हैं. अब impairment loss को मैं कहाँ recognize करूंगा? Assets carried at historical cost, उनको मैं P&L में रिकॉग्नाइज करूंगा उसकी इंपेयरमेंट. रीवैल्यूड एसेट के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात की थी कि उन केसेस में इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, क्योंकि मैं उसको पीरियोडिक लेवल्स पे रीवैल्यू कर रहा हूं और जो भी उसकी अमाउंट है, जो भी चेंजेस है रीवैल्यूएशन में, वो या तो P&L के थ्रू रूट हो जाएंगी या फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू रूट होंगी. द इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी ट्रीटेड अंडर द रूल्स ऑफ एप्लीकेबल IFRS. फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फर्स्ट अगेंस्ट एनी रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटिंग टू द एसेट एंड देन इन P&L एज पर IAS 16. उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ पास्ट इम्पेयरमेंट. फॉर एग्जांपल आपके पास जो इंडिकेटर थे इंपेयरमेंट के वो रिवर्स हो गए. यहां पे ये जो सेल थी वो इनहेंस हो गई गोइंग फॉरवर्ड. सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं इस इंपेयरमेंट लॉस को अब रिवर्स कर सकता हूं? आइए देखते हैं. अ रिवर्सल फॉर अ CGU इज एलोकेटेड टू द एसेट्स ऑफ CGU एक्सेप्ट फॉर गुडविल. मतलब गुडविल को मैं एक मर्तबा इंपेयर कर चुका, आइदर इंडिविजुअली और एज अ पार्ट ऑफ CGU, मैं उसको दोबारा रीस्टेट नहीं कर सकता, मैं उसको दोबारा रीइंस्टेट नहीं कर सकता. गुडविल वंस इंपेयर्ड कैन नेवर बी, या इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल कैन नेवर बी रिवर्स्ड. ये बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे. हाउएवर द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स इज नॉट इंक्रीज्ड अबव द लोअर ऑफ इट्स रिकवरेबल अमाउंट, या फिर उसकी जो भी डेप्रिशिएटेड कैरिंग अमाउंट थी हैड द इम्पेयरमेंट लॉस नॉट बीन ओरिजिनली चार्ज. मतलब अगर आप इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं करते तो आज उस एसेट की वैल्यू कितनी होती. फॉर एग्जांपल मेरी आज जो इसकी एसेट की इम्पेयर्ड वैल्यू है, इसकी जो इम्पेयर्ड वैल्यू है वो है 100 की. सही है. मैंने इस पे इम्पेयरमेंट चार्ज की है 30 की हिस्टोरिकली. वैल्यू इफ नॉट impaired
120। अब मैं इसको, अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूं तो मैं किस हद तक रिवर्स कर सकता हूं? सर मैं 20 तक के एक्सटेंट को रिवर्स कर सकता हूं। इम्पेयरमेंट ऑफ मैक्सिमम 20 कैन बी रिवर्स्ड। इससे ज्यादा मैं रिवर्स नहीं कर सकता। एनी अमाउंट्स लेफ्ट अनएलोकेटेड आर एलोकेटेड टू अदर एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल ऑन प्रोरेटा बेसिस। वही बात जो हमने वहां पे कॉर्नर में डिस्कस की, उसका कंप्लीटली उलट है ये। वो हमने चार्जिंग ऑफ इंपेयरमेंट के पर्सपेक्टिव से बात की थी, यहाँ पे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के हवाले से ये बात अप्लाई हो रही है। द रिवर्सल इज रिकग्नाइज्ड इन P&L एक्सेप्ट वेयर रिवर्सिंग अ लॉस रिकग्नाइज्ड on assets carried at revalue which are treated in accordance with the applicable IFRS, meaning that कि अगर कोई रिवर्सल आ रहा है on assets for example PPE on revaluation model, उस केस में हम लोग जो रिवर्सल करेंगे वो भी हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू ही करेंगे। For example an impairment loss reversal on property plant and equipment first reverses the loss recognized in P&L and any remainder is credited to the revaluation surplus IAS 16। ठीक है, यही बात हम लोगों ने डिस्कस की। अब यहाँ पे हम लोग 10 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वंस वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक हम लोग कॉर्पोरेट एसेट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और एलोकेशन ऑफ गुडविल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं थे, हम लोग इनको सेपरेटली एट अ बर्ड्स आई व्यू लेवल डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन कि सर यहाँ पे ये 30 नहीं 20 होना चाहिए। देखो, अगर आज मैं इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं करता, मेरे एसेट की वैल्यू आज कितनी है? 100 की। अगर कोई भी मैं इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं करता तो इस एसेट की वैल्यू कितनी होती? 120 की। तो मैं इसको मैक्सिमम किस वैल्यू पे लेके जा सकता हूं? 120 पे ही लेके जा सकता हूं। मेरे पास इम्पेयरमेंट मैंने कितना चार्ज किया था? 30 का चार्ज किया था। इसमें से रिवर्सल कितने का होगा? 20 का होगा, 30 का नहीं होगा। अगर 30 का रिवर्सल मैंने कर दिया फिर तो मेरा एसेट डेप्रिशिएटेड अमाउंट से भी ऊपर चला जाएगा। दिस वुड नॉट बी द केस, यहाँ पे रिवर्सल 20 का ही होगा। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। सवाल ये है कि सर अगर मैनेजमेंट की तरफ से डिलेज आ रहे हैं इंस्टॉलिंग अ पर्टिकुलर एसेट तो वो इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर हो सकता है या नहीं? जवाब ये इसका कि हमें देखना होगा कि डिले किस वजह से आ रहा है। सही है, अगर डिले इस वजह से आ रहा है कि नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उस पर जो है वो अप्रूवल जो है वो आने में टाइम लग रहा है और नॉर्मल है कि अप्रूवल आने में टाइम लगता है, फिर वो इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल इन केसेस तुमने बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट बनाई हुई है, कोर्ट ने कह दिया कि हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि आप इसके फ्लैट्स नहीं बेच सकते, हाई राइज बिल्डिंग्स हमने कराची में बंद कर दी है। इन दैट केस इट माइट बी एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। उसमें अब हो सकता है वो इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल तुमने बिल्डिंग बनाई रेंट करने के लिए, उसमें इम्पेयरमेंट का कैश फ्लोस तुम नहीं ले सकते उससे। वो आइडल एसेट हो गया फिर तुम्हारा। आइडल एसेट पे हमें एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। ये हम लोग बात पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन IFRS 5 में, जो आपने एसेट्स अबेंडन कर दिए उनका क्या होगा, या अबेंडेंड ऑपरेशंस जो आपके उनका क्या किया जाता है, ये वहाँ पे डिस्कशन आएगी। स्कोप में नहीं है बिल्कुल। उन एसेट्स को हम लोग सबसे पहले जो है वो साइड पे रखेंगे और फिर हम लोग जो है जो रिमेनिंग एसेट है जो इस स्टैंडर्ड के अंडर आ रहे हैं हम लोग उन पे जो है वो करेंगे, एलोकेशन करेंगे। करंट एसेट्स IAS 36 के एम्बिट से बाहर हैं। चलें जी, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग कॉर्पोरेट एसेट्स एंड गुडविल कि आखिर इनको एलोकेट किस तरह से किया जाए।
लेट्स डिस्कस कॉर्पोरेट एसेट फर्स्ट। कॉर्पोरेट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? सर कॉर्पोरेट एसेट्स को हम लोग शेयर्ड एसेट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडक्वार्टर, फॉर एग्जाम्पल research and development facility, for example accounting plus HR function. फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा हट के केस में आपने पिज़्ज़ा हट की हर ब्रांच को ये कहा कि ये सारे के सारे डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट्स हैं, लेकिन इन सारे ये जो सारी ब्रांचेस हैं इनकी रिपोर्टिंग होती है एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे जिसको कहा जाता है हेडक्वार्टर। फ्लेवर्स, जो नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं उनके बारे में रिसर्च, उनके ऊपर डेवलपमेंट जो होती है वो होती है हेडक्वार्टर बेस्ड एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी में। इसी तरह से इनका जो अकाउंटिंग और HR फंक्शन है वो भी लोकेटेड है इसी बिल्डिंग में। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो सारे एसेट्स हैं, ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं, लेट्स सपोज ये सारी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी बिल्डिंग्स कोई इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज जनरेट कर रही हैं? नहीं सर, ये इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज तो जनरेट नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं? ये और डिविजन्स को या ये और CGUs को हेल्प कर रहे हैं टू जनरेट कैश फ्लोज। क्योंकि अगर ये फैसिलिटीज हमारे पास ना हो, अगर हमारे पास ये एसेट्स ना हो, व्हाट वुड हैपन इज कि हमारी जो ब्रांचेस हैं उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा, उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाएगी और अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। IAS 36 ये बात समझता है और IAS 36 इसी सिलसिले में ये कहता है कि देखो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज जनरेट नहीं करते, इट मेक्स मोर सेंस कि आप इन कॉर्पोरेट एसेट्स को एलोकेट करो, आप इनको एलोकेट करो टू CGUs, क्योंकि इससे बेनिफिट किसको ड्राइव हो रहा है? CGU को ही हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप एलोकेट करेंगे टू अ CGU, टू डिफरेंट CGUs जो कि इनसे बेनिफिट ऑब्टेन करें, और ये जो एलोकेशन है दिस शुड बी ऑन अ रीजनेबल बेसिस। स्टैंडर्ड ने रीजनेबल बेसिस का लफ्ज ही इस्तेमाल किया है, और अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो रीजनेबल बेसिस में कैरिंग अमाउंट्स को देखा जाता है, सेल्स को देखा जाता है, प्रॉफिट्स को देखा जाता है एंड सो ऑन, कि जिस CGU का जितना प्रॉफिट होता है उसकी बेसिस पे एलोकेट कर दिया, जिसकी जितनी सेल है उस बेसिस पे एलोकेट कर दिया, या जिसके बाकी एसेट्स जितने जिसके एसेट्स हैं उसकी बेसिस पे इसको एलोकेट कर दिया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा हट की अगर बात करूं तो पिज़्ज़ा हट ने फॉर एग्जांपल अपना ब्रांड नेम एक्वायर किया है। लेट्स सपोज कि पिज़्ज़ा हट ने अपना ब्रांड नेम क्या किया है? एक्वायर किया है। इस ब्रांड नेम के साथ साथ इस ब्रांड नेम से अटैच्ड जो गुडविल है वो भी इसने क्या की होगी? एक्वायर की होगी। अब पिज़्ज़ा हट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें तुम्हें क्या नजर आ रही होगी? गुडविल नजर आ रही होगी। पिज़्ज़ा हट इस गुडविल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सर ये एक्वायर्ड है। पिज़्ज़ा हट ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो रिकॉग्नाइज हुई हुई है ये पिज़्ज़ा हट की कंसोलिडेटेड बुक्स में हुई हुई है, कंसोलिडेटेड बुक्स में हुई हुई है। और जब मैं डिफरेंट ब्रांचेस को देखता हूं, डिफरेंट CGUs को देखता हूं, CGU 1, CGU 2, CGU 3 और CGU 4, ये मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ये कंसोलिडेटेड बुक्स में या ये हेडक्वार्टर की बुक्स में आ रही हैं, ये CGU लेवल पे कहीं पे भी नहीं आ रही। लेकिन पिज़्ज़ा हट के ब्रांड नेम का मजा तो हर CGU ले रहे हैं। अगर बोट बेसन ब्रांच के पास
पिज़्ज़ा हट का नाम ना होता तो शायद उतनी सेल्स ना होती, शायद उससे 2500 रुपये का कोई पिज़्ज़ा ना खरीदता। तारिक रोड ब्रांच वालों के पास अगर ये ब्रांड नेम ना होता तो शायद उनकी सेल्स ना होती। नाज़माबाद वालों के पास भी सेम पोजीशन होती और डिफेंस वालों के पास भी सेम पोजीशन होती। इन शॉर्ट इसका मजा, गुडविल का मजा तो सब ले रहे हैं। या मैं ज्यादा फॉर्मली ये कहूं कि इस गुडविल की सिनर्जीज को यूटिलाइज तो सब लोग कर रहे हैं, ऐसा ही है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो कैश जनरेटिंग यूनिट्स, गौर से सुनेंगे, जो कैश जनरेटिंग यूनिट्स गुडविल की सिनर्जीज को यूटिलाइज कर रहे हैं उनके दरमियान गुडविल भी एलोकेट होनी चाहिए। सही है। अब ये जो गुडविल की एलोकेशन होगी, एलोकेशन ऑफ गुडविल शुड बी on a non-arbitrary basis। ये जुमला का स्टैंडर्ड ने। आर्बिट्री का क्या मतलब है? What is the meaning of arbitrary? Online students, what is meant by arbitrary? बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि इक्वेटर एक आर्बिट्री लाइन है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। आर्बिट्री क्या होता था? इमेजिनरी। सही है, अज्यूम्ड। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये नॉन आर्बिट्री बेसिस पे होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब एक्चुअल बेसिस पे होनी चाहिए, एक्चुअल बेसिस पे होनी चाहिए, या फिर मैं ये कहूं कि रीजनेबल बेसिस पे होनी चाहिए, रादर देन ऑन अज्यूम्ड, रादर देन ऑन इमेजिनरी बेसिस। तो कंपनीज को ये इवैल्यूएशन करनी होती है कि हमारे कौन कौन से सीजीयूज कितना बेनिफिट ऑब्टेन कर रहे हैं। कंपनीज को किस पे करना है? नॉन आर्बिट्री बेसिस पे करना है। अकॉर्डिंगली कंपनीज हैव टू डिटरमिन द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट सीजीयू जो बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा है गुडविल से। एंड अकॉर्डिंगली वंस दैट इज डन, फिर कंपनीज एलोकेट कर सकती हैं गुडविल को टू डिफरेंट सीजीयूज। ये बातें हमें याद रखनी है। आईकैप के एग्जामिनर ने एक आध अटेम्प्ट में ये बातें टेस्ट भी की हैं और इन फ्यूचर टेस्ट कर भी सकता है। जल्दी से ये बातें कॉपी करें। जल्दी से ये बातें कॉपी करें, इसके बाद हम लोग पास्ट पेपर्स देखेंगे। मुदस्सिर ने मुझसे सवाल किए कि सर गुडविल इज़ नॉट अ कॉर्पोरेट एसेट। नो, गुडविल इज़ नॉट अ कॉर्पोरेट एसेट। स्टैंडर्ड इसको अलग से टैकल करता है, अलग से डील करता है, इसके लिए सेपरेट प्रिंसिपल्स हमें बताता है। कॉर्पोरेट एसेट्स आर शेयर्ड फैसिलिटीज़ या शेयर्ड एसेट्स, ऐसे याद रखें। फिर एलोकेशन नहीं करेंगे। फिर ये होगा कि आप, अच्छा सवाल मेरे पास ये है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि सर व्हाट इफ़ हम लोग कोई रीजनेबल बेसिस डिटरमिन ना कर पाएँ और हम लोग गुडविल को एलोकेट ना कर पाएँ टू सीजीयूज, एंड सेम कैन बी द केस फॉर कॉर्पोरेट एसेट्स एज वेल। कि आप कॉर्पोरेट एसेट्स के लिए भी फॉर एग्जांपल यू आर अनएबल टू डिटरमिन अ रीजनेबल बेसिस, ऑल्दो कुछ बेसिस मैंने आपको बता दिए, लेकिन व्हाट इफ कंपनी ये समझती है कि ये रीजनेबल बेसिस नहीं है, व्हाट विल हैपन इन दैट केस। फिर ये होता है कि हम लोग डिफरेंट सीजीयूज को, हम लोग गौर से सुनेंगे इस बात को, बहुत अच्छा सवाल है ये। हम लोग डिफरेंट सीजीयूज को टेस्ट करते हैं फॉर इम्पेयरमेंट। हम लोगों ने डिफरेंट सीजीयूज को यूनिट लेवल पे टेस्ट कर लिया, फिर हम लोग पूरी की पूरी कंपनी को ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल सीजीयू। एक मरतबा मैंने डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कंपनी में 10 डिफरेंट सीजीयूज हैं, मैंने उन 10 डिफरेंट सीजीयूज को, प्रोवाइडेड के सारों में इंडिकेटर्स हैं, मैंने सबको टेस्ट कर लिया फॉर इम्पेयरमेंट।
मैंने जो रीज़नेबल उसकी एलोकेशन थी मैंने वो कर ली। अब मेरे पास सारे के सारे जो यूनिट्स हैं या CGUs हैं वो किस पे आ गए, रिकवरेबल अमाउंट पे आ गए। मैं उन सबको ऐड करूँगा और अब मैं टेस्टिंग परफॉर्म करूँगा एट एन एंटिटी वाइड लेवल। सही है। अब जब मैंने एंटिटी वाइड लेवल पे किया, क्योंकि जब मैंने CGU टेस्टिंग की थी तो उसमें ना मैंने गुडविल को एलोकेट किया था, ना मैंने कॉर्पोरेट एसेट्स को इंक्लूड किया था। जब मैं कंपनी लेवल पे करूँगा तो मेरी गुडविल और मेरे कॉर्पोरेट एसेट्स वहाँ पे इंक्लूड हो गए और वहाँ पे वो टेस्ट हो गए फॉर इम्पेयरमेंट। ओके जी, तो हम लोग पास्ट पेपर्स पे आ रहे हैं। पहला पास्ट पेपर्स जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम विंटर 2017 अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, अपने पास नोट डाउन करें जल्दी से, अपने पास जल्दी से नोट डाउन करें। आई होप कि आप सब ने कॉपी कर लिया है क्योंकि मैं इरेज करने जा रहा हूँ। कंबाइंड टेस्टिंग, बिल्कुल। अगर सारे सवाल ये है ऑनलाइन स्टूडेंट का कि सर ये टेस्टिंग कब परफॉर्म होगी, जब इंडिकेटर एग्जिस्ट करता होगा। ऑब्वियसली जब CGUs में सारे CGUs की सेल डाउन हुई है तो कंपनी लेवल पे भी सेल डाउन हुई होगी। क्योंकि कंपनी लेवल पे भी सेल डाउन हुई है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट एंड अकॉर्डिंगली हम लोग पूरी की पूरी कंपनी को भी टेस्ट करेंगे फॉर इम्पेयरमेंट। विंटर 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। चलें जी, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर आपको थोड़ा टाइम देंगे ताकि आप ब्रेनस्टॉर्म करें एंड देन वील डिस्कस टुगेदर। क्वेश्चन को हम लोग पहले भी एक मरतबा देख चुके हैं, BFC। क्विकली हम लोग रीड कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स। In advance of my meeting with the client next week, I would like you to review all of the above information, मतलब सारे अपेंडिक्स आपको देखने, and prepare a briefing note on any financial reporting and auditing issues. For each issue identified, you should explain the financial reporting issue and where relevant, prepare calculations. मतलब हमें calculations भी करके दिखानी है, calculation के marks हैं। For any additional adjustment that you identify from your review. Evaluate the testing performed by शाहिद चौधरी। हमें देखना है कि शाहिद चौधरी ने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, आर दे सफिशिएंट और नॉट, एंड एक्सप्लेन एनी आउटस्टैंडिंग ऑडिट इशू, वो इश्यूज, वो एरियाज जो शाहिद चौधरी ने टेस्ट नहीं किए। लिस्ट एडिशनल की ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स उन इश्यूज से रिलेट करेंगे जो कि शाहिद ने टैकल नहीं किए, जिनको शाहिद ने एड्रेस नहीं किया। रिक्वायरमेंट ए देख रहे हैं, रोमन 1, 2 और 3 हम लोग देखेंगे। हम लोग ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। ईयर एंड इज 31 October 2017। अपेंडिक्स 1 को अगर मैं देखूं तो अपेंडिक्स 1 में मुझे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई थी विद रिगार्ड्स टू द कंपनी, जिसमें मुझे ये बताया गया था कि कंपनी जो है वो फास्ट सुपरमार्केट्स और फास्ट फूड रिटेल आउटलेट्स ऑपरेट करती है। कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग ओवर द पास्ट 5 years एंड हैज़ क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट ब्रांड लॉयल्टी। उसके बाद मुझे बोर्ड का कॉम्पोजिशन बताया गया है और ये बताया गया है दैट द कंपनी इज़ प्लानिंग स्टॉक मार्केट लिस्टिंग इन द नेक्स्ट 2 years। देन वी हैव this detail which is important for us. In November 2016, BFC acquired a chain of high-end restaurants, fine dining. This represented a new direction for BFC as it has traditionally operated restaurants which are aimed at mass market. Najib Saeed was the key driver of this acquisition and he believes that high-end restaurants is a growing market and feels BFC can utilize the existing brand loyalty within this chain.
His wife Sarah was hired by him as a consultant on this acquisition. Her report was presented to the board and it was relied upon by them in deciding to approve the acquisition. Accounting policy हमें फिर बताई गई है that the property, plant and equipment and investment properties are held at fair value. फिर हमें familiarity threat से related एक issue बताया गया है which is not relevant for us at present. Appendix 2 में हमें summary of relevant extracts from board of directors minutes meetings बताए गए हैं. First we have a rental transaction, then we have purchase of new plant, then we have a forward contract. अभी हमारे लिए relevant fine dining वाला केस है, हम लोग इसको रीड करेंगे. Remember कि हम लोग closure of storage facility at पेशावर वाले केस को already डिस्कस कर चुके हैं इस केस में. The board reviewed up to date management information for the chain of restaurants which was acquired earlier this year. The key issue that the performance of this chain is significantly below the forecast presented at the time of acquisition. Impairment का इंडिकेटर है, impairment का इंडिकेटर है. Yes sir, ये impairment का इंडिकेटर है. Accordingly इस साल impairment testing perform करनी होगी. नजीब strongly defended the performance. जाहिर सी बात है, वाइफ की प्रेजेंटेशन की बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है तो नजीब थोड़ी ना कुछ कर सकता है. Najib strongly defended the performance and explained that the current performance was as a result of temporary issues with the management change. He stated that he is very confident that the future performance will be in line with the expectation and that BFC did not overpay for this chain. ये सारी की सारी बातें BOD मीटिंग में हुई हैं. उसके बाद if I look at appendix 3 detailed financial information, पहले rental, then purchase of new plant, forward contract, then closure. यहाँ पे fine dining से related कोई भी relevant बात हमें नहीं provide की गई. Accordingly, this appendix is not relevant for us. Then we have appendix 4 summary of procedures performed by Shahid Chaudhary. अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो fine dining का एक paragraph मुझे दिया गया है. I discussed the performance of the restaurant chain with the financial controller and he provided me with the following information. As part of my year-end review, I performed impairment testing on the recent acquisition and prepared calculations as at 31st of October 2017. The fine dining chain is made of 2 cash generating units and I have not been able to allocate goodwill on a non-arbitrary basis. थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने ये बात की थी. The carrying amount of the CGU as at 31st of October 2017 is, फिर आपको different CGUs के लिए property, plant and equipment के numbers दिए गए हैं, other intangibles बताए गए हैं and net current assets के numbers आपको दिए गए हैं. गुडविल का आपको नंबर एक सेपरेट कॉलम में दिया गया है बिकॉज गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन अ नॉन आर्बिट्री बेसिस एज पर द फाइनेंस डायरेक्टर. टू कैलकुलेट द वैल्यू एंड यूज ऑफ CGUs, I used updated budgets for 2 years, but beyond that I only had forecast prepared at the acquisition date. I calculated the recoverable amounts as follows. CGU 1 की आपको recoverable amount दी गई है, CGU 2 की recoverable amount दी गई है and then you have a value of chain as a whole. Summary of audit testing on impairment. अब ये वो testing है जो शाहिद चौधरी ने perform किया है जिसको हमें evaluate करना है that it is sufficient or not. Having received the information from financial controller, I discussed with him why he had performed no additional calculations to calculate any impairment loss. तो पहला प्रोसीजर इसने क्या परफॉर्म किया है, इसने डिस्कशन किया है. The financial controller explained that after preparing the calculation, he discussed them with Sadia Khan. Sadia told him that the performance of fine dining was discussed by the board and that Najib was confident about performance of this chain. I have agreed this explanation to the board minutes जो हमें ऊपर provide किए गए थे and therefore concluded that the treatment was correct and performed no additional testing in this area. Meaning that कि beside this discussion on one particular element इसने शाहिद चौधरी ने और कोई टेस्टिंग परफॉर्म की ही नहीं. He has
agreed to the calculations of management and management's instance right on the face of it, which seems to be very unprofessional and which seems के शाहिद के पास necessary knowledge और training नहीं है with regards to impairment testing. Having said that, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. रिक्वायरमेंट ए हम लोग देख रहे हैं, रोमन 1, 2 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे. यू हैव 10 मिनट्स, ब्रेनस्टॉर्म करें, बुलेट पॉइंट्स लिखें, कैलकुलेशंस करें. मोर इम्पॉर्टेंटली कैलकुलेशंस करें कि आखिर कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी फॉर CGU1, CGU2 एंड फॉर द चेन एज अ होल. आप लोगों के पास 15 मिनट है. 15 मिनट में आप ब्रेनस्टॉर्म करें, कैलकुलेशंस करें एंड देन वी विल डीब्रीफ. चलें जी, अब सब लोग यहां पे देखें. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू क्या है? मेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू यहां पे नॉट रिकग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस. बिल्कुल ठीक. किस तरह से हम लोग लिखेंगे? हाउ विल वी स्टार्ट दिस आंसर? सर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं मटीरियलिटी डिटरमिन करता हूं. मटीरियलिटी यहां पे हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं. प्लानिंग मटीरियलिटी हमें दी हुई है. कितनी है प्लानिंग मटीरियलिटी? 30 मिलियन की. सर 30 मिलियन की प्लानिंग मटीरियलिटी है और ये जो CGUs दिए हुए इनकी टोटल वर्थ कितनी है? 380 मिलियन. सही है, मतलब मटीरियल है ये हमारे लिए. मैंने सबसे पहले ये बात बता दी. उसके बाद मैं क्या बताऊंगा एग्जामिनर को? मैं एग्जामिनर को फिर ये बात बताऊंगा दैट द की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू relates to non-recognition of impairment, although fine dining chain has not operated as per expectations, the company has not recognized any impairment loss as per IAS 36. फिर मैं यहां पे कमेंट दे सकता हूं दैट ऑल्दो द फाइनेंस डायरेक्टर हैज परफॉर्म्ड प्रिलिमिनरी असेसमेंट he has not moved forward to perform impairment testing and rather relied upon Najib's comment. फिर हम लोग बताएंगे दैट एज पर IAS 36 फॉलोइंग
calculations should have been performed, should have been performed. पहले CGU1, अब सब लोग यहां पे देखेंगे गौर से। जब मैं बात करता हूं CGU1 की, तो CGU1 में हमारे पास क्या है, हमारे पास कैरिंग अमाउंट दी हुई है, we have carrying amount, then we have recoverable amount, और सेंटर में हम क्या लिखेंगे, इम्पेयरमेंट। एसेट्स कौन कौन से हमारे पास, वी हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन वी हैव other intangibles, and finally we have net current assets. मैंने गुडविल यहां पे क्यों नहीं लिखा, मैंने यहां पे गुडविल को मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि सर मुझे एक एग्जामिनर ने बताया है दैट गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन अ नॉन आर्बिट्री बेसिस। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 90, अदर इंटेंजिबल्स की कितनी वैल्यू है, 40 और 20, इन सब का टोटल कितना, 185, इन सब का टोटल कितना, 185। रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है, 150। इनकी इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 130। इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना होगा, कितने का, 20 का इंपेयरमेंट लॉस सर मुझे रिकॉग्नाइज करना है। कोई गुडविल है, मैं गुडविल है ही नहीं, तो गुडविल को कोई लॉस या इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट कर ही नहीं सकते। कोई ऐसा एसेट है हमारे पास यहां पे जो IAS 36 के स्कोप से बाहर हो, करंट एसेट सर IAS 36 के स्कोप से बाहर है, अकॉर्डिंगली इनको हम लोग कोई भी इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया होता कि नेट करंट एसेट्स की जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो 20 है, फिर मैं 1 का लॉस चार्ज कर सकता था, लेकिन वो लॉस भी एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स होता, एज पर IAS 36 नहीं होता। बहरहाल इन दी गिवन सिचुएशन मुझे ऐसी कोई बात नहीं दी गई, तो आई अज्यूम के करंट एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट 20 मिलियन की ही है। मुझे अभी भी कितना चार्ज करना है, 20 का इंपेयरमेंट लॉस मुझे चार्ज करना है। क्या करूंगा, प्रो रेटा बेसिस पे एलोकेट करूंगा। एलोकेट करके मुझे बताएं कितनी वैल्यू आ रही है, 13.8, मैं 14 कह दूं और बाकी 6 मैं यहां पे एलोकेट करूंगा। रिवाइज्ड वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 76 और 34। चेक करें 130 बन रहा है, 130 ही बन रहा है। मैंने क्या किया, मैंने CGU1 की इंपेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म कर ली, इसी आंसर की कंटिन्यूएंस में मैंने ये कैलकुलेशन भी शो कर दी। अब CGU2 की अगर मैं बात करूं तो CGU2 में कोई इंपेयरमेंट है, सर CGU2 की जो मेरे पास कैरिंग अमाउंट दी गई है इट इज 185 और इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी दी हुई है, 200। अकॉर्डिंगली इंपेयरमेंट है ही नहीं। मैं यही बात बताऊंगा, इन केस ऑफ CGU2 no impairment arises as recoverable amount exceeds carrying amount of rupees 185 million। मैंने ये बता दिया। मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा और अब मैं बात करूंगा कि पूरी चेन पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म होनी चाहिए, वो बात जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की। वंस दिस इज डन,
the entire chain अभी हम लोग इस पार्ट को नहीं देख रहे, entire chain should be tested for impairment as follows. अब मैं दोबारा से कैलकुलेशंस करूंगा. कैलकुलेशंस में वंस अगेन कैरिंग अमाउंट, इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट. अब यहां पे चेन लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, यहां पे इंडिविजुअल एसेट्स नहीं आएंगे, यहां पे CGU1, CGU2 और मैं यहां पे अब गुडविल को इंक्लूड करूंगा. सही है, क्योंकि मैं अब एंटायर चेन लेवल पे टेस्टिंग कर रहा हूं गुडविल की, बिकॉज गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन नॉन आर्बिट्री बेसिस. क्वेश्चन में ये बात बताई गई है. CGU1 की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी है? 130. CGU2 की 185. गुडविल 45. टोटल मुझे बताओ कितना बन रहा है, जल्दी से मुझे टोटल करके बताएं. सर 360 बन रहा है इन सब का टोटल. और इनकी जरा मुझे रिकवरेबल अमाउंट्स बताएं. $350 for the entire chain. इम्पेयरमेंट लॉस हमें कितना रिकॉग्नाइज करना है? 10 का इम्पेयरमेंट लॉस मुझे रिकॉग्नाइज करना है. यहां पे कहीं पे गुडविल नजर आ रही है? गुडविल ये रही सर. तो सबसे पहले जो भी इम्पेयरमेंट लॉस है वो किसे एलोकेट करेंगे? हम गुडविल को एलोकेट करेंगे. सर मैंने 10 का इम्पेयरमेंट लॉस यहां पे एलोकेट कर लिया. यहां पे ये नंबर बन गया मेरे पास 35, 130 एंड 185. सबको अगर हम लोग टोटल करेंगे 350 ही बनेगा. सही है, ये बात हम लोगों ने मेंशन की. फिर हम लोग अपने आंसर को करेंगे कंक्लूड. रोमन 1 को हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं. यूजिंग दीज कैलकुलेशंस द कंपनी should have recognized an impairment loss of rupees कितना? 30 million. कैसे? 20 + 10. 20 million हमारे पास आया CGU1 का, और ये चेन लेवल पे हम लोगों ने डिटरमिन किया. इस तरह से हमें रोमन 1 को आंसर करना था. जल्दी से इस आंसर को कॉपी करें, जल्दी से इस आंसर को कॉपी कर लें. इसी तरह लिखा था. सही, वो सही कर लो बस फिर अपने पास. अगर मैं इम्पेयरमेंट को इन इंडिविजुअल भी देखूं तो इन इंडिविजुअल लेवल पे भी इम्पेयरमेंट मेरे लिए मटीरियल है, या इम्पेयरमेंट लॉस मेरे लिए मटीरियल है, क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू प्लानिंग मटीरियलिटी ऑफ 13 मिलियन. ये साइड में एरेज कर रहा हूं. अब अगर मैं बात करूं रिक्वायरमेंट
रोमन 2 की। तो रोमन 2 में मुझे एग्जामिनर ने क्या कहा? मुझे एग्जामिनर ने कहा कि आप इवैल्यूएट करें टेस्टिंग परफॉर्म्ड बाय शाहिद। शाहिद ने सफिशिएंट काम किए? हैज शाहिद ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? No, sir. Shahid has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence. हम लोग क्या लिखेंगे? मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख रहा हूं, आप इसको एक्सटेंड खुद ही कर देंगे। हम लोग ये बात मेंशन करेंगे दैट शाहिद चौधरी has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence and has only relied upon discussion with finance director and Najib's comment। फिर मैं लिखूंगा that he has failed to realize that conflict exists on part of नजीब। और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि नजीब की वाइफ ने ही ये कैलकुलेशंस बनाई थी, सो ही वाज बाउंड टू डिफेंड देम। ये बात मैं डिस्कस करूंगा। शाहिद चौधरी हैज नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई और रियलाइज दिस कॉन्फ्लिक्ट। देन आई विल टेल दैट शाहिद चौधरी हैज नॉट performed any testing on calculations provided by FD and not discussed the matter विथ मैनेजमेंट। कौन सा मैटर? के इम्पेयरमेंट चार्ज होनी चाहिए। फिर मैं अब इस आंसर को कंक्लूड करूंगा बाय राइटिंग दैट सीम्स लाइक शाहिद चौधरी डज नॉट हैव द requisite knowledge, experience and testing knowledge, experience and experience कर देते हैं, knowledge and experience with regards to testing इम्पेयरमेंट। अच्छा, इसी पॉइंट को हम लोग फिर आगे करेंगे। The firm has not identified this area at high risk, which is also a matter of concern for the firm।
ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस रिक्वायरमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड रिक्वायरमेंट देखें जिसमें हमसे एडिशनल प्रोसीजर्स पूछे हैं, अब हमारे एडिशनल प्रोसीजर्स कहाँ से आएंगे? एडिशनल प्रोसीजर्स हमारे थर्ड पॉइंट से आएंगे। एडिशनल प्रोसीजर्स हमारे थर्ड पॉइंट से आएंगे और हम लोग यहीं से एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात की? नॉट डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट, discuss with management as to why impairment testing has not been performed. Obtain copy of calculations with regards to recoverable amount which include an explanation with in respect of assumptions used and review the same for reasonableness. Compare the discount rate used with economic data, for example, market interest rates, to assess reasonableness. ये मैंने लिख दिया। Review calculation in respect of discount rate to verify if risks associated with and entire chain have been included. Review cash flows to evaluate if financing cash flows have been excluded. Cash flows relating to continuing use and disposal proceeds are included.
ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अब अगर आप देखें तो मेरा जो पूरा का पूरा आंसर है वो आपस में अलाइंड है। मैंने रोमन 1 रिक्वायरमेंट में ये बात की कि कैश जनरेटिंग यूनिट पे इम्पेयरमेंट नहीं डिटरमिन की गई। मैंने रोमन 2 में यही बात की कि इसने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कंपनी ने परफॉर्म नहीं की और शाहिद की क्या कोताहियाँ थी, मैंने यहाँ पे ये बात की। और मैंने यहाँ पे ये बता दिया रोमन 3 में कि शाहिद को एक्चुअली काम क्या करना चाहिए था। मैं अगर शाहिद की जगह होता तो कौन कौन से एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करता। सो आवर आंसर इज लिंक्ड टू ईच अदर, ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। अगर किसी की कोई क्वेरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। बिल्कुल, यहाँ से वो पॉइंट निकल सकता है। दूसरा हमने जो कंट्रोल टेस्ट की है, पूरे हमारा पूरा का पूरा हमारा जो रिस्क असेसमेंट है ना, उसमें प्रॉब्लम है। वहाँ के पूरा जो ड्रिल डाउन इफेक्ट आएगा उसका ऑडिट स्ट्रैटेजी पे भी आएगा, हमने जो ऑडिट प्लान बनाया उसके भी ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो जब हम लोग अपनी रिस्क असेसमेंट को रीवैल्यूएट करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैटर हो जाएंगी। इस तरह से लिख सकते हैं। पॉइंट 2 में हमने ये लिखा है, ऑब्टेन कॉपी ऑफ कैलकुलेशन विथ रिगार्ड्स टू रिकवरेबल अमाउंट विच इंक्लूड एन explanation in respect of assumptions used and review the same for reasonableness. ऑनलाइन स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर कैन वी राइट टू असेस रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन यूज्ड इन कैश फ्लो प्रोजेक्शन फॉर वैल्यू इन यूज। ये बात मैंने बिल्कुल लिखी है, ये पॉइंट 2 में हम लोगों ने ये बात कैटर की है। लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर किसी और एरिया में हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म की हो तो हम लोग उसको भी रिव्यू कर लें दैट वेदर इट वाज डन रीजनेबली बाय द कंपनी एंड वेरीफाइड बाय अस रीजनेबली और नॉट। थोड़ा दूर की कौड़ी हो जाती है, सही है। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जितना रेलिवेंट हो आप वो लिखें, जितना मतलब वो लिंक्ड हो ना आपस में, वही बात है कि जितना लिंक्ड हम लोग लिख सकें उतना लिंक्ड लिखें। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम लोगों ने कॉपी कर लिया है। चलें जी, एक्सीलेंट। तो हम लोग यहीं पे अपनी आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगर आज की क्लास को हम लोग क्विकली समराइज करें तो आज की क्लास में हम लोगों ने IAS 36 देखा है। IAS 36 को देखते हुए हम लोगों ने IAS 36 का जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है वो समझा। हम लोगों ने ये समझा कि कौन से एसेट्स इस स्टैंडर्ड के परव्यू में फॉल करते हैं, कौन से एसेट्स इस स्टैंडर्ड के स्कोप के बियॉन्ड है। हम लोगों ने ये समझा कि वैल्यू इन यूज़, या पहले हम लोगों ने ये देखा कि आखिर रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है। देन वी लुक्ड एट द फैक्ट कि वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह से वो डिटर्मिन की जाती है। डिस्काउंट रेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की। हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि कौन से एसेट्स नॉर्मल होते हैं और नॉर्मल एसेट्स के ऊपर वैल्यूएशन का क्या क्राइटेरिया होता है। जो अदर दैन नॉर्मल एसेट्स हैं, जो 3 कैटेगरीज हैं, उनके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, उन पे हमारा थॉट प्रोसेस या फ्रेमवर्क हमारा क्या होता है। देन वी डिस्कस्ड कि अगर इम्पेयरमेंट आती है तो इम्पेयरमेंट को हम लोग रिकग्नाइज कहाँ पे करेंगे। अगर इम्पेयरमेंट के रिवर्स हो रहा है इंडिकेटर तो हम लोग क्या करेंगे। वी डिस्कस्ड के CGUs के केस में आखिर इम्पेयरमेंट लॉस किस तरह से कैलकुलेट और रिकग्नाइज किया जाता है। वी डिस्कस्ड कि गुडविल अगर एलोकेट की जा सकती है तो क्या होगा, अगर एलोकेट नहीं की जा सकती तो क्या होगा। वी डिस्कस्ड कि कॉर्पोरेट एसेट्स को अगर एलोकेट किया जा सकता है तो क्या होगा, अगर नहीं कर सकते तो क्या होगा। एंड वी फाइनली डिड अ क्वेश्चन फ्रॉम ICAP पास्ट पेपर्स, जिसमें हम लोगों ने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स किया, अप्लाई किया और देखा कि आखिर ICAP MSA 1 लेवल पे IAS 36 को किस तरह से टेस्ट करता है। अब
यहाँ पे हम लोग अपनी आज की क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पास्ट पेपर प्रैक्टिस ऑन IAS 36 एंड अंडरस्टैंड कि आखिर एग्जामिनर किस तरह से इस एरिया को एग्जामिन करता है MSA 1 लेवल पे। किसी की कोई क्वेरी हो, किसी की कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे चैट बॉक्स पे पूछ सकता है। अदरवाइज टू एवरीवन एल्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिलीज। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल इन अवर नेक्स्ट क्लास।